अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं दिव्या शरण एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। एंड डेट है आज की 25 अक्टूबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। ओके, आज की पहली खबर एक मैं दुखद खबर कहूँगी। एक हमारे पुराने बॉलर रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, जिनके बारे में आप सभी ने सुना होगा, बिशन सिंह बेदी जी। कल ही के दिन इनकी मृत्यु हो गई है, तो उस बारे में ये खबर है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी पास्ट अवे ऑन 23 अक्टूबर। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी जी का 23 अक्टूबर को निधन हो गया। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो 25 सितंबर 1946 से लेकर के 23 अक्टूबर 2023 तक। ही वॉज प्राइमरली अ स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर, यानी कि एक ये धीमी गति से खेलने वाले बाएं हाथ से खेलने वाले बॉलर थे, जिनके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। यह मुख्यतः बाएं हाथ के परंपरागत गेंदबाज थे। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन 1970। 1970 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। इसके अलावा भी इन्हें और भी काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। अगर हम इनके क्रिकेट करियर की बात करेंगे तो 1966 में एक टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने अपना जो पहला मैच था वो खेला था, और 1979 में इनका लास्ट मैच हुआ था, वनडे। ये बिशन सिंह बेदी जी। अगली खबर है हमारी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। अगर इस साल की बात करें, सॉरी लास्ट ईयर की बात करें, तो एक अमृत काल का विजन आया था, जिसमें हमारे मोदी जी ने पंचामृत की बात की थी, जिसमें से एक था कि हमारे देश में 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से लगाएंगे। तो इसी दिशा में बड़ा कदम उठाया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। रिसेंटली द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA हैज ग्रांट अप्रूवल फॉर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2, यानी कि इसका एक फेज 1 भी था, पहले समाप्त हो चुका है 8 राज्यों में। अब ये कौन सा है? फेज 2। इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर अ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रालयीय समिति ने हरित ऊर्जा कॉरिडोर के द्वितीय चरण को मंजूरी प्रदान की है। यह 13 गीगावाट हरित ऊर्जा का एक अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसे लद्दाख में लगाया गया है। एक्चुअली लद्दाख में देखने को मिलता है, वहाँ पर एनर्जी की काफ़ी शॉर्टेज पाई जाती है, तो फिर उस दिशा में एक अच्छा कदम माना जा सकता है। अगर हम बात करें इसके इनपुट कॉस्ट की तो 20,773.70 करोड़ रुपये की लागत आई है। आगे देखते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि पावर ग्रिड को बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से कहाँ तक है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों से होती हुई कहाँ तक? लद्दाख तक। अगर फेज 1 की बात करें तो मैंने आपसे कहा था 8 राज्यों में है। कहाँ कौन कौन से राज्य हैं? वो राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके दूसरे चरण की या द्वितीय फेज की, तो वो 7 राज्यों में है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी में। नादा हब्बा। नादा हब्बा आज ही के दिन हमारे उत्तर भारत में त्यौहार मनाया जा रहा है दशहरा का। कल के दिन 24 अक्टूबर को, उसी दिन कर्नाटका में एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नादा हब्बा या फिर मैसूरू दशहरा, यानी कि मैसूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ का दशहरा। रिसेंटली कर्नाटका स्टेट फेस्टिवल नादा हब्बा और मैसूरू दशहरा इज सेलिब्रेटिंग ऑन द ऑनर ऑफ गॉडेस चामुंडेश्वरी। तो चामुंडेश्वरी देवी जी ने इस दिन महिषासुर का वध किया था, तो उसी उपलक्ष्य में कर्नाटक के लोग, मैसूरू के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, जिसे वो लोग नाम देते हैं नादा हब्बा या फिर मैसूरू दशहरा। और ये वहाँ का राजकीय त्यौहार भी माना जाता है, राजकीय त्यौहार भी है। हाल ही में कर्नाटक के राज्य उत्सव नाडा हब्बा या मैसूर दशहरा का आयोजन किया गया। यह उत्सव चामुंडेश्वरी देवी को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है।
इट सेलिब्रेटेड फॉर गॉडेस चामुंडेश्वरी विक्ट्री ओवर द डीमन किंग महिषासुरा। एक महिषासुर का नाम आप सभी ने सुना होगा। अगर हम बात करें माता दुर्गा की तो उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो जिस दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया था तो उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं दशहरा का पर्व, मैसूर दशहरा। और अगर हम बात करें अपने नॉर्थ इंडिया की तो वहाँ पे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है दशहरा का पर्व? तो वहाँ पर हमारे जो भगवान राम जी थे उन्होंने रावण का वध किया था, उस उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग दशहरा। यह उत्सव एक राक्षस महिषासुर के ऊपर देवी चामुंडेश्वरी की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर आप इसकी पिक्चर या इमेज देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े हाथियों की पूजा की जाती है। तो ये हाथी भी इस त्योहार का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए आप, हाथी, बड़े बड़े हाथी हैं जिन पर उनके कुछ महावत और लोग बैठे हुए हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगला है साइक्लोन तेज। Recently, Indian Ocean region faces twin cyclone phenomenon with the culmination of cyclone Tej and cyclone Hanun। अक्सर ऐसा देखने में कम मिलता है कि एक साथ दो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में एक साथ उठे हों, लेकिन इस बार ये फिनोमेना देखने को मिला है। पहला कौन सा है? साइक्लोन तेज एंड नेक्स्ट साइक्लोन हनून। अगर हम साइक्लोन तेज की बात करें तो ये अरब सागर में उठा हुआ है, यानी कि ये गुजरात, महाराष्ट्र इन राज्यों को हिट करेगा। और अगर बात करें हम साइक्लोन हनून की तो ये बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा इन राज्यों में हिट करेगा। हाल ही में हिंद महासागरीय क्षेत्र में ट्विन साइक्लोन घटना घटित हुई। यह दो चक्रवात तेज और चक्रवात हनून है। साइक्लोन तेज की अगर बात करें तो मैंने बताया आपको अरेबियन सी। इसका अगर नाम की बात करें तो किसके द्वारा दिया गया है? हमारे भारत के द्वारा। अगर साइक्लोन हनून की बात करें तो इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? ईरान। और कहाँ उठा है ये? बंगाल की खाड़ी में। अगर हम बात करें कि ये नाम आखिर साइक्लोन तेज का नाम इंडिया ने क्यों दिया और हनून का नाम ईरान ने क्यों दिया, तो मैं आपको बता दूं, जो अरेबियन सी के आसपास जितने भी साइक्लोन प्रभावित देश हैं, ये टोटल देश कितने हैं? 13। तो इन 13 देशों का एक ग्रुप है जो कि अपनी तरफ से 13 नाम देता है। तो कुल मिलाकर कितने नाम हो गए? 13 देश, 13 देश और 13 नाम, टोटल नाम हो जाते हैं 169। तो एक बार में ये 169 नाम डिसाइड होते हैं और किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देशों के हिसाब से उनको नाम दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले इंडिया आता है तो इंडिया अपना नाम देगा, उसके बाद ईरान, उसके बाद जो उनके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम आते हैं किसी देश का तो वो उसका नाम देगा। ठीक है। अगर हम बात करें चक्रवात के उत्पन्न होने की कंडीशंस का, एक बार देख लेते हैं, वैसे तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन जिम्मेदार होती है। पहला, जो सी का सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री प्लस होना चाहिए। दूसरा, उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक आपने फोर्स के बारे में सुना होगा, कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, कोरियोलिसिस फोर्स, उसके कारण भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ब्लैंक साइड पर देखते हैं। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई। फर्स्ट, 27 डिग्री एंड अबव टेम्परेचर। सेकेंड, कोरियोलिस फोर्स। एंड थर्ड, लो प्रेशर। अक्सर इस तरीके से आपने चक्रवात को बनते हुए देखा होगा। अगर ये बीच वाले हिस्से की बात करें तो ये कहलाती है चक्रवात की आई, यानी कि चक्रवात की आंख। और इस एरिया में सबसे कम होता है, यानी कि लो प्रेशर होता है।
अगर बात करें इस एरिया की, तो इस एरिया में ना तो आपको कोई आंधी तूफान ना ही कोई वर्षा देखने को मिलती है। हाँ, इसके आसपास को ये एरिया होता है चक्रवात से मेनली प्रभावित, यही एरिया होता है, यानी कि इसके आसपास का, क्योंकि ये होता है यहाँ पर हाई प्रेशर जोन। ये तब ये हवाएं जब समुद्र के अंदर होती हैं तो बहुत तेजी से चलती हैं। इसके बाद जब ये तट पर पहुंचती हैं तो मॉइस्चर में कमी होने के कारण इनकी गति भी धीमी जाती है और कुछ समय बाद ये चक्रवात खत्म हो जाते हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटा कुछ चक्रवात के बारे में आइडिया दिया, बाकी सब के बारे में आपको रजनी मैम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी की बात करें हम लोग, तो कहाँ कहाँ चक्रवात आया है हमारा? अरेबियन सी में साइक्लोन तेज और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन हनून। अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कंपैरिजन की, तो बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के मुकाबले चक्रवात ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट खबर है हमारी साइक्लोन तेज। जस्टिस DY चंद्रचूड़, अगर इनके बारे में बात करें तो ये इस टाइम कौन है इंडिया के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो इनके बारे में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बात होती है? आर्टिकल 324। इसके अलावा अगर बात करें करंट टाइम की, तो इस वक्त हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जजेस है टोटल? टोटल 34 जजेस, इसमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 इज इक्वल टू 34 टोटल जजेस। ओके, 3 जजेस अभी रिसेंटली बढ़ाए गए थे। रिसेंटली CGI DY चंद्रचूड़ ऑनर्ड बाय द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? हार्वर्ड लॉ स्कूल। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आखिर हमारे लिए भी, हमारे पूरे देश के लिए एक सम्मान की बात हो जाती है कि इन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है ये बात ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल। नेक्स्ट खबर देखते हैं। ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। संजय कुमार जैन। Recently, Sanjay Kumar Jain appointed as CMD of IRCTC। इंडियन रेलवे के बारे में आप सुना होगा, उसी के बारे में है ये खबर। हाल ही में संजय कुमार जैन जी को IRCTC का CMD नियुक्त किया गया। अगर बात करें IRCTC की, तो मैंने आपको बताया इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके अलावा एक और खबर है IRCTC के बारे में। रिसेंटली IRCTC मेड अ पार्टनरशिप विद जोमेटो फॉर प्री फूड बुकिंग इन ट्रेन, यानी कि आप ट्रेन में जाने से पहले ही अपनी खाने की बुकिंग कर सकते हैं जोमेटो के द्वारा। आप जब ट्रेन में पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको खाना आपका डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? जोमेटो के साथ। हाल ही में IRCTC ने जोमेटो के साथ प्री फूड बुकिंग के लिए भी साझेदारी की है। नेक्स्ट देखते हैं संजय कुमार जैन जी। उन्नति हुड्डा। Recently, Unnati Hooda won the Abu Dhabi Masters Badminton 2023 Women Singles Game। बहुत छोटी बच्ची है, 16 साल की। इसने क्या किया है? अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में भारत की उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 के महिला एकल का खिताब जीता। और कहाँ की रहने वाली है ये बच्ची? इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। कहाँ से? रोहतक, हरियाणा से। ठीक है, लिखा भी है मैं, 16 ईयर्स ओल्ड इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, रोहतक, हरियाणा से। ये रही उन्नति हुड्डा। तो यहीं तक रखते हैं आज के सेशन को। आप सभी इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कल फिर हमारे साथ जुड़िएगा सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच।